चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा था टीडीएस में आपने, तो एक टीडीएस की लास्ट क्वेश्चन जो है शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 21, जो लास्ट क्वेश्चन आपने मुझसे भी पूछा, इसमें है एक्स इज अ सोल प्रोप्राइटर, हिज एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ 80 लाख सिंस लास्ट 5 ईयर्स। मतलब कि अगर इसकी टर्नओवर 2 करोड़ है तो इसका मतलब क्या, ये टैक्स ऑडिट जो है वो फाइल कर रहा होगा, ठीक है। सिंस लास्ट 5 ईयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ही मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट। इसका पहला पॉइंट देखें, इसमें डाउट था, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर बिजनेस पर्पस ₹20 लाख ऑन जनवरी 2020। तो क्या इससे टीडीएस जो है वो कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ जी बताएं आप लोग। पेमेंट किसके द्वारा हो रही है? एचयूएफ के द्वारा हो रही है, जो कि टैक्स ऑडिट क्या कर रहा है, पे कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे ये बताएंगे, जो इसने ये 20 लाख रुपए रॉयल्टी के लिए पे करे हैं, क्या इस पे ये टीडीएस डिडक्ट करेगा या नहीं करेगा? हमने वीडियोस कंप्लीट कर ली है या नहीं करी है हमारी टीडीएस की? कब खत्म होगी वो? हम क्वेश्चन शीट खत्म करने पे आ गए यहाँ पर। आपका सेक्शन कौन सा है इसका? रॉयल्टी का सेक्शन है 194J। 194J आपको ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा पेमेंट कर रहा हो इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, पर इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ भी काउंट कर लिए जाएंगे अगर उन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप फॉलोइंग पेमेंट करते हो किसी भी बंदे को, तो आपको 10% टीडीएस काटना होगा। इसमें 194J में कौन कौन सी पेमेंट आती हैं आपकी? हो गई क्या, डायरेक्ट प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई आपकी, प्रोफेशनल फीस जो आप पे कर रहे हो, रॉयल्टी जो आप पे कर रहे हो, डायरेक्टर्स फीस जो आप पे कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल फीस का भी 30,000 है, रॉयल्टी का भी 30,000 है, और डायरेक्टर्स फीस के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें ही अगर अभी तक की बात करी जाए तो अभी तक तो फिर पेमेंट किसने करी है? एचयूएफ ने करी है, और इस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। और पेमेंट कितने की करी है इसने? 20 लाख की। तो लिमिट भी एक्सीड करती है, तो अभी तक तो हमें क्या लगता है कि टीडीएस जो है वो कटना चाहिए, ठीक है। पर आप अपने टीडीएस के नोट्स में देखें 194J में, जल्दी से देखें, नोट्स लेके नहीं आए? अच्छा, ठीक है। 194J में आप देखें, हाँ 194J में आप देखें, 194J के नीचे वहां पे लिखा होगा नो टीडीएस इवन इफ द पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर उन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तब भी, ठीक है जी। नो टीडीएस इफ पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर उन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, इवन इन दैट केस आप टीडीएस नहीं काटेंगे अगर वो पेमेंट किस चीज के लिए कर रहा है? रॉयल्टी के लिए कर रहा है, ठीक है जी। तो इस केस में पेमेंट कौन कर रहा है? एचयूएफ कर रहा है, अरे हाँ या ना? किसके लिए कर रहा है? रॉयल्टी के लिए कर रहा है, उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, हाँ है, तब भी वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये? तो उस 20 लाख पे आप कोई भी टीडीएस कटने वाला नहीं है। क्लियर? चलो अब आप इस शीट को सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको डाउट हो वो पूछने हैं आपको, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे नए टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका? डेप्रीसिएशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया टॉपिक, इसका नाम क्या है? डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। चलिए डेप्रीसिएशन हम डिस्कस करें। ये टॉपिक जो है मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये टॉपिक जो है आपका ये बहुत क्या है, सिंपल है। मुझे बस एक शीट मिल जाएगी क्या डेप्रीसिएशन की और उसकी पीजीबीपी वाले की?
तो तुम पूरी शीट लेके नहीं आए क्या? चलो फिर वो कैसे देखेंगे। पीजीबीपी दे दो आप लोग, पीजीबीपी तो दे दो ना। ये शीट जो है मेनली वो मैंने आपको दी है किस पर्पस के लिए, रेट के लिए है ये वाली शीट आपकी, और इसमें क्वेश्चंस हैं आपके पास डेप्रिसिएशन को लेके, ठीक है। ये आपकी शीट पीजीबीपी की शीट दी थी ना मैंने आपको, अरे सबको दी है पीजीबीपी की शीट। चलिए, डेप्रिसिएशन जो है वो किससे मिलेगा? पहली बात तो डेप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा? ये जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन, ये किसका है आपका? ये टॉपिक आपका पीजीबीपी का होने वाला है। ये टॉपिक किसका है आपका? पीजीबीपी। पीजीबी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर क्या होगा पीजीबीपी में? देखिए, पीजीबीपी जो है उसका मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब कि हम वहां पर गेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गेन, इनकम निकालेंगे। किससे इनकम निकालेंगे? बिजनेस से और प्रोफेशन से। किसी बंदे को कितनी इनकम हो रही है वो कहां से निकाली जाएगी? आपकी पीजीबीपी से निकाली जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो क्या कंपनी जो बिजनेस होते हैं, क्या वो अपने ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? यस और नो? और अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बिजनेसमैन के द्वारा या फिर एक प्रोफेशन के द्वारा क्या करा जाता है? अपनी एक P&L अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है। वो कहता है भाई मेरे को इतनी इतनी इनकम हुई, ऑल द इनकम उसकी कहाँ पे आ जाती है? क्रेडिट साइड पे। P&L अकाउंट तो पता है क्या होता है आपको? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएंगी? आपकी सारी इनकम आ जाएंगी, और डेबिट साइड में क्या आ जाएंगे? सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके। क्लियर है ये बात? हाँ है ना? फिर जो नेट प्रॉफिट बचता है वो हम क्या बोलते हैं कि इतनी इनकम आपकी हुई है। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि इतनी इनकम आपकी हुई है, इस इनकम पे हम लोग क्या लेंगे? टैक्स लेंगे आपसे। ठीक है जी। तो इनकम कैसे निकलेगी? मतलब हमें क्या प्रिपेयर करना है? नेट प्रॉफिट प्रिपेयर करना है। हाँ है ना? अब जैसे ही एक चीज आप मुझे बताइए, अगर मैं डेबिट साइड में खर्चे ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। अगर मेरा नेट प्रॉफिट कम आया तो मुझे सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बिजनेसमैन क्या करेगा? अब डालो, सारे खर्चे डालो इसमें। ठीक है जी। अरे हाँ है ना? घर के लिए सामान लेके आया, यहाँ पर डाल दिया। घर की बिजली का बिल दिया, यहाँ पर डाल दिया। बच्चों की स्कूल की फीस पे करी, यहाँ पर डाल दी। अरे ऐसा उसने मान दो डाल दी है, उसने तो डाल दी ना। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या है? उसके माइंड में क्या है? जितने खर्चे डालो उतनी प्रॉफिट आपका कम आएगा, और रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा पागल समझ रखा है क्या हमें? ठीक है, हम सिर्फ वही खर्चे अलाउ करेंगे जो कि क्या है, जो आपके बिजनेस पर्पस के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी। तो वो क्या करने वाला है? आपके नेट प्रॉफिट में वो सारे खर्चे क्या कर देगा? वो ऐड बैक कर देगा। क्या कर देगा? ऐड बैक। क्योंकि जो खर्चे हमें अलाउ नहीं करने, अगर हम उसे क्या कर दें? ऐड बैक कर दें, तो वो क्या हो जाएंगे? फिर प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है क्या ये चीज? तो पीजीबीपी में हम बस यही करने वाले हैं कि ये खर्चा अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। नहीं होगा तो ऐड बैक, होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। क्लियर है ये? उसमें ही एक और चीज आती है, और वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन क्यों? डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? बिजनेसमैन को मिल पाता है। किस पे मिलता है डेप्रिसिएशन आपको? डेप्रिसिएशन मिलता है आपको फिक्स एसेट्स पे। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो बंदा जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो डेप्रिसिएशन आपका लगाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है जी। जो भी अकाउंटिंग रूल्स वगैरह बोलते हैं वो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन को चार्ज करता है। पर इनकम टैक्स वाला बोलता है कि डेप्रिसिएशन आपको एज पर इनकम टैक्स लगाना है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जो है आपको कैसे लगाना है? डेप्रिसिएशन आपको एज पर इनकम टैक्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। ये चीज़ किसके द्वारा बोली गई है? ये चीज़ आपको आपके इनकम टैक्स के द्वारा बोली गई है। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं क्या कि इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि हम डेप्रिसिएशन तुम्हें देंगे। ठीक है। किस पे देंगे?
फिक्स एसेट्स पे देंगे, पर कब देंगे? तो दो कंडीशंस को आपका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कितनी कंडीशंस को? दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये कि आप उस एसेट के ओनर होने मांगते, ठीक है, आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए, आप उस एसेट के ओनर होने चाहिए। अगर आप ओनर ही नहीं हो तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। एंड व्हाट सेकंड पॉइंट इज? सेकंड पॉइंट इज वो एसेट जो है वो क्या हो रही है? वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। वो एसेट किसके लिए यूज हो रही हो? वो एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही हो। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर अपनी शीट खोलोगे वो वाली, तो पहला पेज टर्न करो, सेक्शन 32 दिखेगा, वहां पे आपको सारी चीजें दिखी हुई मिल जाएंगी। दिख रहा है बड़ा सा डेप्रिसिएशन वहां पे? दिख रहा है डेप्रिसिएशन? वहां पे ये सारी बातें आपकी लिखी हुई होंगी। क्या क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जो मतलब जो असेसी है वो क्या होना चाहिए जी? ओनर होना चाहिए। और एसेट जो है वो किसके लिए यूज होनी चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? अरे हाँ या ना? चलिए, आपको मैंने पहली चीज बताई थी, यहाँ पे ये बोला गया है इनकम टैक्स में कि डेप्रिसिएशन जो है आपको वो कैसे मिलेगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे मिलेगा। किसमें मिलेगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक ऑफ एसेट्स? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं 4 कैटेगरी बना रहा हूँ आपके पास किसकी? एसेट्स की। ठीक है, 4 कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी? पहली कैटेगरी हो गई आपकी बिल्डिंग की, फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, एंड लास्ट इज योर इंटेंजिबल है। ठीक है जी, ये 4 घर हैं। ये क्या है आपके? 4 घर। ब्लॉक कैसे बनेगा वो देखिए। बिल्डिंग जो होगी आपकी वो आपकी 3 टाइप की बिल्डिंग हो सकती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा 4 ब्लॉक दिख रहे होंगे आपको। पहला आपको दिख रहा होगा टेंजिबल एसेट्स की बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, और फिर आपको दिख रहा होगा इंटेंजिबल एसेट्स। दिख गए ये 4 ब्लॉक हैं, ये 4 घर हैं हमारे। ठीक है, अब बिल्डिंग में आप देखें अगर तो 3 टाइप के घर हैं आपके। कितने टाइप के घर हैं आपके? मतलब 3 प्रकार की बिल्डिंग हो सकती है। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि यूज हो रही हो रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि यूज हो रही हो रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से। ठीक है, तो उस पर रेट क्या लगेगी? 5%। क्या रेट है उस पर? 5% है। ठीक है जी, अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो यूज हो रही है फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? फैक्ट्री, तो उस पर लगेगा आपका 10% से। किस रेट से लगेगा? 10% से। अगर आपका क्या है, बिल्डिंग जो है वो क्या है? टेम्पररी स्ट्रक्चर है। क्या है वो? टेम्पररी स्ट्रक्चर। देखा है आप लोगों ने टेम्पररी स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब कि ये आप लोगों ने अगर देखा हो नॉर्मली, तो कभी जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो कंस्ट्रक्शन पे जो लेबर्स वगैरह काम करते हैं या जो इंजीनियर होते हैं वो साइट पे ही अपना उस टाइम पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कितनी रेट से? 40% की रेट से। ठीक है, तो बिल्डिंग में कितने कितने आ गए? 3 चीजें आ गई। देखो, घर अगर हम बात करें रेसिडेंशियल वाली बिल्डिंग है तो इस पर कितना? 5% लगेगा आपका। फिर अगर हम बात करें अगर आपकी फैक्ट्री वाली बिल्डिंग है तो फिर कितना? 10%। और अगर आपका क्या है? टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो फिर कितना है आपका? 40% है। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपके पास 2 घर हैं। कितने घर हैं आपके पास? 2। तो 2 बिल्डिंग हो गई। ठीक है, एक बिल्डिंग का नाम है ए, एक बिल्डिंग का नाम है बी। ठीक है, तो क्या बिल्डिंग इसमें ही आती है? क्या बिल्डिंग किसमें आती है? बिल्डिंग इसमें आती है। ए बिल्डिंग भी कौन सी वाली है? घर वाली। बी भी कौन सी वाली है? घर वाली। ए पे भी क्या रेट लगेगी? 5%। बी पे भी क्या लगेगी? 5%। क्या है कि दोनों सेम है? क्या एक तरीके से सेम है ना? बिल्डिंग बिल्डिंग, रेट भी सेम है। अरे हाँ है ना? तो आप दोनों मिला के क्या बना लोगे? एक ब्लॉक बना लोगे। आप दोनों मिला के क्या बना लोगे? एक ब्लॉक बना लोगे। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसे बनता है कि आप सेम क्लास के हो, आप सेम क्लास के हो और आप पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है। आप सेम
क्लास के हो और आप पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ऐसी सारी एसेट्स मिला के क्या बना लेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? देखिए मैं आपसे बोलूँ कि एक बिल्डिंग है, अच्छा इंटेंजिबल एसेट जो भी हैं आपकी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितने से लगेगा आपका, एट द रेट ऑफ 25%। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एसेट्स की कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। बिल्डिंग ए किसके लिए यूज हो रही है, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। इसकी जो WDV है वो दे रखी है आपको 40 लाख। ठीक है, बिल्डिंग बी जो है ये यूज हो रही है फैक्ट्री के लिए, इसकी आपको दे रखी है लेट्स सपोज WDV 20 लाख। आपको यहाँ पे गुडविल दे रखा है, गुडविल की WDV दे रखी है आपको 10 लाख तो ज़्यादा हो जाएगी, 1 लाख। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे बोला है एक और चीज़, बिल्डिंग सी ये किसके लिए यूज़ हो रही है, रेसिडेंशियल के लिए, इसकी जो वैल्यू है वो है 25 लाख। और एक और आपको दे रखा है लेट्स सपोज पेटेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5 लाख रुपए। अब आपको बोला गया है कि ब्लॉक बनाइए, क्या बनाएंगे, अब हम लोग ब्लॉक बनाएंगे। तो ये ब्लॉक कैसे बनेगा, सेम क्लास सेम रेट, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, ये तीनों सेम क्लास की हैं, हाँ या ना, सेम क्लास तो है, बिल्डिंग बिल्डिंग और बिल्डिंग सेम क्लास है, पर ये कैसी वाली है, फैक्ट्री, इस पे लग रहा है 10% से डेप्रिसिएशन, इस पे लग रहा है 5 और इस पे लग रहा है 5, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, अपना एक ब्लॉक बना लेंगे। तो ये ब्लॉक में कैसे लिखोगे आप, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक। जो भी आपको बोलना है, ओपनिंग WDV, WDV कितनी हो जाएगी, इसकी और इसकी दोनों को ऐड करके अब आप यहाँ पे दिखाओगे कितना, 65 लाख। और यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ एसेट्स, कितनी एसेट्स है हमारे पास, 2। 5% ही लगेगी ना, हाँ 5% ही लगेगी आपकी, क्योंकि रेट इनकी कितनी है, 5% ही तो है। अब इस पे अलग से 5 लगाओ, इस पे अलग से 5 लगाओ, इससे इनको कंबाइन कर लो। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे लगेगा, आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे लगेगा। ब्लॉक कैसे बनता है, सेम क्लास सेम रेट। ठीक है जी, सेम क्लास सेम रेट। दूसरी हम बात करें, क्या एक और कोई ब्लॉक बन रहा है क्या, हाँ, गुडविल और पेटेंट का, दोनों क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसको आप बोल सकते हो ये कौन सा वाला ब्लॉक है, ये है ब्लॉक जिसमें डेप्रिसिएशन लगेगा किस रेट से, 5% वाले से। ठीक है, अब हम एक और ब्लॉक बना लें, वो क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितनी रेट से, 25% से। ओपनिंग WDV कितनी हो जाएगी इसकी, गुडविल और ये मिला के 1 लाख प्लस 6 लाख रुपए हो जाएंगे। और ये हो जाएगी आपकी बगल में नंबर ऑफ एसेट्स, कितनी है, ये भी 2। अब बची एक अकेली फैक्ट्री, इसका तो कोई ब्लॉक ही नहीं बनेगा, तो इसको अलग से दिखा दो आप, ब्लॉक जिस पर डेप्रिसिएशन कितने रेट से लगेगा, 10% वाले से। ओपनिंग WDV कितनी है, 20 लाख की, तो उसकी वैल्यू हो गई। और नंबर ऑफ एसेट्स की अगर बात करें तो वो कितना है आपका, क्लियर है ये। तो ऐसे आपका क्या बनने वाला है, ऐसे करके आपका ब्लॉक बनने वाला है। और डेप्रिसिएशन जो है हमें वो ब्लॉक बेसिस पे ही देना है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्लियर है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इसका तो आपने हमें बता दिया, किसका, बिल्डिंग का आपने रेट हटा दूँ ना पूरा, बिल्डिंग की आपने हमें रेट बता दी, वो सही है। ठीक है, अब हमें अगर एक तरीके से रेट्स जो हैं हमें वो याद करनी पड़ेंगी, यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे रेट्स जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी। फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स की बात करें तो इसमें जो है आपका कितना लगेगा, वो 10% से। तो ये 3 तो बड़े सिंपल है। बिल्डिंग 3 प्रकार की, घर वाली, फैक्ट्री वाली और टेम्पररी वाली। ठीक है जी, घर वाली 5%, फैक्ट्री वाली जो है 10% और टेम्पररी 40%। ठीक है, खर्चा कैसे होता है वैसे देख लो आप, रेसिडेंशियल में 5%, फैक्ट्री ऑफिस 10 और टेम्पररी जो है वो 40%। ठीक है, फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स
10%, इंटेंजिबल एसेट्स 25%। ठीक है, अब बचा कौन हमारा, प्लांट एंड मशीनरी। तो भाई साहब इसके लिए अच्छी खासी लिस्ट बना रखी है, हाँ या ना। प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या बना रखी है आपकी, अच्छी खासी लिस्ट मिल रही है क्या आपको। और इस बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट किसमें हुआ है सर, अमेंडमेंट हुआ है आपके मोटर कार में। किसमें हुआ है अमेंडमेंट, मोटर कार में आपके अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है जी। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो आप पहले एक काम करें, जनरल रेट अगर बताई जाए आपको प्लांट एंड मशीनरी की तो वो कितनी होती है, वो होती है 15%। जनरल रेट कितनी है आपकी, 15% है। ठीक है, मोटर बसेस लॉरीज वगैरह जो होती हैं, यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर, ये आपको यहाँ से नहीं देखना, ये हम कहाँ से देखेंगे, अभी आपके जस्ट इसके पीछे वाला एक पेज है आपका। ठीक है, तो मोटर वगैरह के लिए जो भी है वो हमें यहाँ से चेक करना है। अरे क्लियर है क्या ये, चलो जी ये हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें आपकी, अच्छा एनर्जी सेविंग डिवाइस हो गए आपके सारे, एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स इंक्लूडिंग प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर, एरोप्लेन्स एंड एरो इंजन, इन सब पे कितना लगेगा आपका 40%। तो एक अगर देखी जाए प्लांट एंड मशीनरी में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आपसे कि अगर कोई जनरल प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर तो कितना 15%। मोटर कार को अभी हमने क्या कर रखा है, अलग रखा है। अरे हाँ है ना। बाकी आपके एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है जी, बुक्स हो गई आपकी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर हो गए आपके, एरोप्लेन्स हो गए आपके, एरो इंजन वगैरह हो गए आपके, इन सब पे कितना 40%। ठीक है, तो बात करूं मैं एसी, एसी किस में आएगा, एसी मशीनरी है क्या, एसी क्या है, एसी क्या है, फर्नीचर, क्या फर्नीचर तो ये है, दिस इज योर फर्नीचर, अलमारी वगैरह जो है वो फर्नीचर है। एसी क्या है आपकी, मशीनरी में आएगी आपकी। ठीक है, एसी क्या है आपकी, मशीनरी है। तो उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगेगा, 15% है, क्योंकि एसी तो जनरल मशीन है ना, एसी मोटर कार तो है नहीं ना, एसी अपना एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं है। अरे हाँ है ना, तो एसी किसमें 15% है। अगर मोटर कार हो तो क्या करना है, अगर मोटर कार हो तो क्या करना है, तो आप पेज को कर लीजिए पलट, नहीं नहीं ना, इसको आप यही ट्रीट करेंगे अपना एसी को, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मोटर कार के लिए। अगर आप रेट देखें तो आपको 3 रेट मिल रही होंगी यहाँ पे, 15, 30 और 45। अरे हाँ है ना, 2 केस में 30, एक केस में 15, एक केस में 45। ये रेट है किसकी, मोटर कार की। पहले मैं आपके साथ रीड करूंगा और बाद में मैं आपको ये स्पेसिफाई कर दूंगा पूरा, ठीक है, क्लियर करेंगे हम कैसे। पहला केस देखिए आप, क्या मोटर कार, क्या बोला हमने, मोटर कार, अदर देन दोज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर, उनको छोड़ के, मतलब कि आप लोगों ने अगर देखा हो तो ये जो कंपनीज होती हैं जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं आपको, तो उनकी जो मोटर कार है वो क्या है, उनके लिए असेट है। मेरा बिजनेस है क्या, मैं गाड़ी भाड़े पे देता हूँ, ठीक है, बुकिंग आती है मेरे पास, सर गाड़ी मिलेगी, मैंने कहा ले जाओ, तो मेरा बिजनेस किसका हुआ, रनिंग दैम ऑन हायर का बिजनेस हुआ ना, कि मैं उनको भगाता हूँ, दौड़ाता हूँ, किस पे, किराए पे। ठीक है जी, तो अब मेरे बिजनेस में क्या होंगी, कार, वो कार मेरे लिए क्या है, एसेट है, वो कार मेरे लिए क्या है, एसेट है, एसेट है तो क्या लगेगा उस पर, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर हम पहली कैटेगरी में उन कार्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि बिजनेस में यूज नहीं हो रही हैं। कौन से बिजनेस में यूज नहीं हो रही हैं, रनिंग दैम ऑन हायर के बिजनेस पे यूज नहीं हो रही हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लिखा है मोटर कार अदर देन दोज, मतलब कि उनको छोड़ के, किन को छोड़ के, जो कि यूज होती हैं किसमें, इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर। ठीक है जी, और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर द 1st day ऑफ अप्रैल 1990। ठीक है जी, और उनको पुट टू यूज, पुट टू यूज का मतलब क्या है, कब से आपने उसका यूज करना चालू करा है। ठीक है जी, आपने उसका इस्तेमाल कब से करना चालू करा है, ऑन और आफ्टर 1st day ऑफ अप्रैल 1990। ठीक है, पर इसमें आपने बोला है कैटेगरी 2 वालों को छोड़ देना। अरे हाँ है ना, ठीक है, तो ऐसी कोई मोटर कार, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, अभी मैं आपको एक एक बांध के चल रहा हूँ।
पहले केस में हमने देखा है कि वो मोटर कार जो कि मैं रनिंग ऑन हायर टाइम के लिए यूज नहीं करता, ठीक है, और मैंने उसको पुट टू यूज करी है कब, 1 अप्रैल 1990 को या फिर उसके बाद, तो उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो कितना लगेगा, 15% लगेगा। क्लियर है ये। फिर आए अब हम एंट्री नंबर 2 पे आपके, मोटर कार अदर देन दोज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब कि ऐसी मोटर कार जो कि ऐसे बिजनेस में यूज नहीं हो रही है। सर कैसे बिजनेस में यूज नहीं हो रही, एक ऐसा बिजनेस जो कि किसका है, रनिंग देम ऑन हायर का है, आपने उसको खरीदा है, यू हैव एक्वायर्ड इट ऑन और आफ्टर द 23rd of August 2019 before the first day of and is put to use before the first day of, ये नहीं आई ना समझ में लाइन ये वाली, अरे हाँ या ना, आपने उसको खरीदा कब है, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। समझ में आई ये डेट, ये डेट क्या बोल रहा है मोटर कार के लिए, मैं आपको एंट्री वाइज बता दूं। देखो सिंपल सी बात बोली गई है, इन 2 सेक्शन में आपकी कौन सी वाली मोटर कार है, इन 2 सेक्शन में वो वाली मोटर कार है जो कि हायर पर्पस के लिए यूज नहीं होती, ठीक है जी, जो कि हायर पर्पस के लिए यूज नहीं होती है। पहले 2 में ये वाली गड्डी आएगी आपकी। क्लियर है ये। मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, तो आपके पास कार है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो आप, तो आपकी कार कैसी हुई, क्या आप उसको हायर पे चला रहे हो क्या, वो तो आपके नॉर्मल बिजनेस में रखी हुई है ना, पर आपका बिजनेस ही क्या है, गाड़ी को किराए पे देने का, तो फिर क्या हो जाएगा वो, फिर आपका बिजनेस है टू गिव मोटर कार ऑन हायर बेसिस, ठीक है। तो पहले केस में हम बात कर रहे हैं जब आप मोटर कार को हायरिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते, किराए पे वो गाड़ियां नहीं उठती हैं, ठीक है जी। इसमें हमने पहला केस देखा है कि वो गाड़ी अगर आपने क्या कर ली हो, पुट टू यूज कर ली हो, क्या कर ली हो आपने, पुट टू यूज कर ली हो आपने ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1990, ठीक है जी। तो रेट कितनी है, 15% है, तो रेट कितनी है आपकी 15%। पर अगर आपने ऐसी कोई गाड़ी एक्वायर करी है, क्या करी है आपने, एक्वायर करी, कब से, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, अगर इसके बीच में क्या करी है आपने, खरीदी है, क्या करी है आपने, एक्वायर, पहली चीज क्या बोल रहा है, एक्वायर, एक्वायर करिए आपने इस ड्यूरेशन में, अगर एक्वायर करिए आपने इस ड्यूरेशन में और आपने क्या कर लिया हो, उसको पुट टू यूज भी कर लिया हो, कब कर लिया हो, 1 अप्रैल 2020 से पहले, हाँ है ना, आपने उसे क्या कर लिया हो, एक तो होता है एक्वायर और एक होता है पुट टू यूज, इन दोनों में फर्क क्या है, एक्वायर मतलब लाके रख दी, यूज नहीं कर रहे बिजनेस के लिए, और पुट टू यूज मतलब यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट एसेट, ठीक है जी, ये चीज है। तो यहां पर हमने कहा एक्वायर्ड भी हो आपका, और ये क्या है, पुट टू यूज भी हो जाना चाहिए उस एसेट का। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो डेप्रिसिएशन कितना आपका, 30% का, ठीक है। सर आप है ना हमें इसके 1-2 एग्जाम्पल करके दिखाओ, करें एग्जाम्पल करें, चलो। एक कार है, मोटर कार, विच इज नॉट बीइंग यूज फॉर अ बिजनेस ऑन रनिंग देम ऑन हायर, उसके लिए यूज नहीं होती है, ये आपने खरीदी है कब, ये आपने, अच्छा इसकी आपको डेप्रिसिएशन जो है आपको वो कौन से प्रीवियस ईयर के लिए चाहिए, मतलब आपको इस साल के लिए देखना है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है ओपनिंग WDV एक कार की, एक कार की ओपनिंग WDV दे रखी है, और ये जो कार है ये आपकी यूज नहीं होती है, किसके लिए, रनिंग देम ऑन हाई वाले बिजनेस के लिए यूज नहीं होती है। आपको डायरेक्टली इसकी क्या दे रखी है, ओपनिंग WDV दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेट्स सपोज 1 लाख कर लेते हैं इसको, चलो कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख, तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे आप,
अगर ओपनिंग WT भी दे रखी है, इसका मतलब क्या, ये एसिड तो मैंने पहले से खरीद रखी है, और अगर WT भी दे रखी है तो यूज भी कर रहा हूँगा, तभी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा इस पे। किसी एसिड पे डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू होती है उसको ही तो आप WTV बोलते हो। तो अगर किसी कार की आपको ओपनिंग WTV दे रखी है और आपको ये बोला हुआ है कि ये कार बिजनेस पर्पस रनिंग टाइम ऑन हायर के लिए यूज नहीं होती है, समझ में आ रही है क्या बात? अरे हाँ या ना? तो ये चीज़ आप मुझे बताइए, इस पे कितना लगाओगे आप? 15%, क्योंकि ये एसिड जो है वो एक्वायर हो गई होगी कब? 1 अप्रैल 1990 या फिर उसके बाद से। क्लियर है ये? अरे हाँ या ना? चलो एक सेकंड केस दे रहा हूं मैं आपको। आपने एक एसिड को एक्वायर करा है, क्या करा है आपने? एक्वायर करा है। कौन सी डेट को एक्वायर करा आपने? 21 अगस्त 2019 को आपने एक्वायर करा, और आपने इसको पुट टू यूज पे कब डाला है? आपने इसको पुट टू यूज पे डाल दिया 25 अगस्त 2019 में। एक कार खरीदी है आपने, इसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपीस की इसकी वैल्यू है, और ये कार आप हायर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। तो बताइए मुझे इस पे इस साल किस रेट से डेप्रिसिएशन लगने वाला है? 15% से। कितना लगेगा? 15% से ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 30 से लगेगा कब? अगर आप अपनी एसिड को एक्वायर करो, किस बीच में? 23 अगस्त 2019 से लेके 31/3/2020 में अगर एक्वायर करिए तो। ये कब खरीदी आपने? 21 अगस्त को। कितना लगेगा? 15% ही लगेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ये चेंज तो 30 लगेगा, क्योंकि आपने एक्वायर भी कब करा है? इसके बीच में एक्वायर करा है, और यूज भी 1 अप्रैल 2020 से पहले वो यूज हो गई है। क्लियर है ये? चलो दूसरा केस, आपने एक्वायर तो करा, पुट टू यूज आपने करा ही नहीं इस साल, तो डेप्रिसिएशन ही लगेगा। अरे खरीद के रख लिया, यूज कर रहे हो क्या उसको? जब यूज ही नहीं कर रहे तो डेप्रिसिएशन किस बात का? समझ में आ रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी एसिड को यूज करने की वजह से उसमें जो भी वियर एंड टियर हो रहा है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझ में आ रही है क्या? तो अगर पुट टू यूज ही नहीं है तो फिर कोई डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो पहले 2 पॉइंट आपने देखे, ये किसके लिए हुए हैं आपके? ये 2 हुए हैं मोटर कार के लिए। कौन सी वाली मोटर कार? जो कि आप हायर देन हायर बिजनेस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। अब जो हम अगले 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए होंगे? एक ऐसी मोटर कार के लिए जिसको आप हायर पर्पस के लिए यूज करते हो। ठीक है, क्या दे रखा है? मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। तो कितना लगेगा उस पर? 30% लगेगा भाई साहब। कितना लगेगा? 30%। अगला देखें आप, वही चीज इसमें बोली गई है। क्या यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किनकी? उन मोटर कार्स की विच आर बीइंग यूज्ड फॉर ठीक है जी, इसमें मोटर लॉरी, ठीक है, आपकी बसेस वगैरह सब आ जाएंगी इसमें, आपकी छोटी बड़ी सारी गाड़ियां इसमें आ जाएंगी आपकी। थर्ड केस में हमने क्या बोला है? अच्छा पहले मैं आपको फोर्थ बता दूं। ठीक है, फोर्थ ने ये बोला है कि अगर आपने ऐसी कोई सी भी व्हीकल एक्वायर करा है कब? 23 अगस्त 2019 से लेके 31/3/2020 में, और पुट टू यूज भी इसमें ही हो गया, तो रेट कितना लगेगा? 45%। अदरवाइज रेट विल बी व्हाट? 30%। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब अगर मेरी कोई मान लो पुराना मोटर व्हीकल है जो मैं उसको यूज करता हूँ किसके लिए? रनिंग देम ऑन हायर के लिए। तो अगर उसका ओपनिंग WT भी दे रखा है आपको, तो उस पर कितना लगाओगे? 30%। अगर कोई मोटर कार आपने 23 अगस्त से पहले ही एक्वायर कर ली तो 30% ही लगेगा। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल को 25 अगस्त को एक्वायर करा है और पुट टू यूज इसके बीच में, तो 45%। अगर आपने उसको एक्वायर तो कर लिया पर पुट टू यूज नहीं करा तो नो डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई क्या ये? तो ये 2 किसके लिए हुई? आपकी मोटर कार के लिए जो हायर पे नहीं चल रही, और ये किसके लिए?
मोटर कार जो हायर पे चल रही है, अगर कोई पहले से ही है या फिर 23 अगस्त से पहले कोई खरीदी है आपने, अगर आपने 23 अगस्त से पहले कोई खरीदी है तो उस पर कितना लगेगा, 30% लगेगा। पर अगर आपने 23 अगस्त से लेके 31/3/2020 के बीच में कोई खरीदी है तो उस पर कितना लगेगा आपका, 45% लगेगा। ठीक है, ये क्यों लेके आया गया, ये क्यों लेके आया गया? देखो जी, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी बहुत टाइम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी परेशान हो रही है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बूम लाने के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ लेके आई। एक बार बताओ आप, मेरे 2 लाख की गाड़ी खरीदी है, 2 लाख पे अगर मुझे 30% का डेप्रिसिएशन मिले, कितना होता है, 60,000 रुपये। मतलब गवर्नमेंट खुद मेरे खर्चों को 60,000 रुपये से इंक्रीज कर रही है। तो अगर खर्चे मेरे 60 से बढ़ेंगे तो मेरे प्रॉफिट भी तो कितने से कम होंगे, 60 से कम होंगे, और उतना ही कम मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, ये चीज़ लेके आए। अब लोग इससे क्या करेंगे, लोग इससे गाड़ी खरीदेंगे, उनको ऐसा लगा। ठीक है, बाकी तुमने जेब में पैसे ही नहीं छोड़े, गाड़ी कहाँ से खरीदेगा वो, समझ में आ रही है, वो बात अलग है। बाकी ये चीज़ क्यों लेके आई गवर्नमेंट, ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो सके, बूम आ सके, ताकि लोग खरीदें। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है उनको, यहाँ पे छूट दी है अच्छी खासी। ठीक है, इसलिए वो नए व्हीकल को परचेज करें। तो ये अभी तक हमने क्या देखी है, हमारी डेप्रिसिएशन रेट्स। एक बार फिर से रिकॉल कर लें सारी। चलिए, सबसे पहले कितनी क्लास है हमारी, 4 क्लास है। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल। बिल्डिंग में 3 तरीके की वैरायटी, रेसिडेंशियल, फैक्ट्री और टेम्पररी, 5%, 10%, 25%, सॉरी 40%। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में 10%, इंटेंजिबल में 25%। बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, जनरल प्लांट एंड मशीनरी पे 15% हो गया आपका। फिर उसके बाद बुक्स, लैपटॉप्स, एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए आपके, एरोप्लेन्स वगैरह, इन सब पे कितना, 40%। बात करें आप किसी गड्डी की, गड्डी जो है वो रनिंग ऑन हायर देन के लिए यूज़ नहीं होती, तो अगर आपने उसको पुट टू यूज़ और एक्वायर करी है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1990 तो 15% से लगने वाला है। पर अगर आपने ऐसी कोई गड्डी जो कि हायर के लिए यूज़ नहीं होती, अगर 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने खरीदा है तो 30% का डेप्रिसिएशन आपको कंपनी के द्वारा, मतलब इनकम टैक्स के द्वारा दिया जाएगा। पर शर्त ये है कि वो एक्वायर भी होनी चाहिए इसी ड्यूरेशन में और पुट टू यूज़ भी होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना? ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, मोटर कार की। दूसरे केस में आप इसको यूज़ कर रहे हो रनिंग देम ऑन हायर, वैसे तो रेट कितनी है, 30% है, वैसे रेट कितनी है, 30% है। पर अगर आपने मोटर कार, बसेस, लॉरी वॉरी को इनको एक्वायर करा है 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और पुट टू यूज़ भी अगर इसी बीच में है, तो फिर क्या करा जाएगा जी, आपको जो है वो 45% की रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। क्लियर है ये? इसका फोटो, हाँ, अगर आप चाहो तो इसके नीचे लिख लो ना आप लोग, ऐसे बना के, जगह तो है ही उसमें। उसके नीचे ही लिख लें आप लोग। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट सिखाने जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन निकालने का हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप ब्लॉक लिखने वाले हैं। ये कौन सा वाला ब्लॉक है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम बात करें ओपनिंग WDV जो है वो कहाँ पर आएगा आपका, इधर आएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एसेट्स। नंबर ऑफ एसेट्स हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें ना लिखना पड़े, ठीक है, पर हो सकता है आई विल जस्ट ट्राई कि हाँ हम इसको लिखें। ठीक है, पर कभी कभी किसी केस में अवॉइड भी करना हो सकता है। सर अवॉइड किस केस में करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि ये ओपनिंग WDV जो है ये कितने एसेट्स की है, तो हम अपनी मर्जी से तो कुछ मान नहीं सकते, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, फिर इस साल जो भी आपने क्या करी है, परचेज करी है, जो भी आपने क्या करी है, एक्वायर करी है, जिस भी रेट से आपने उसको एक्वायर करा है वो अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका टोटल। और यहाँ पर आपने जो भी एसेट क्या करी है, सेल करी है, यहाँ पर क्या आएगा, जिस प्राइस पे आपने क्या करा है, सेल करा है, जिस प्राइस पे आपने क्या करा है, सेल, मतलब यहाँ पे जो लेस होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस लेस होगी आपकी। क्या लेस होगी आपकी, सेलिंग प्राइस। और रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है।
इस पे आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेप्रिसिएशन की रेट से। ठीक है, अरे हाँ या ना। तो इसमें से जब डेप्रिसिएशन की रेट से आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इसमें से जब आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, तो आपके पास जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्लोजिंग WDV। वो क्या है आपका, वो आपका क्लोजिंग WDV होने वाला है। ठीक है जी, कोई दिक्कत क्या है इसमें? सर हमें इसके रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन करवाइए। आइए हम नॉर्मल सा ले लेते हैं, ठीक है, इसी में करवा दूं मैं, चलेगा इसमें ही? चलो, ओपनिंग WDV कितनी है हमारी, मान लेते हैं 2 लाख। सर ये ब्लॉक कितने वाला है, इसको हम ले लेते हैं 10% वाला। 10% के ब्लॉक में कौन कौन आ सकता है, या वो तो बिल्डिंग फैक्ट्री वाली, या फिर फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स। और कोई आएगा 10% में? नहीं आएगा। ठीक है, आपने इस साल एक्वायर करी है, नहीं, वो कितनी करी है, 6 लाख। तो टोटल कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। इसमें से आपने मान लो 3 लाख की आपने कोई एसेट बेच दी, कितने में बेची आपने, 3 लाख में बेच दी। तो जितने में बेची है वो अमाउंट यहाँ पर आएगी यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया ये, 3 लाख। तो ये कितना हो गया आपका, 5 लाख। 5 लाख पे डेप्रिसिएशन कितनी रेट से, 10% है। तो इस इंटू 10% अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, वो 50,000। डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, तो आपकी जो क्लोजिंग WDV है वो कितनी आ जाएगी, 4,50,000। ठीक है, ये है आपकी WDV। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा जी, ये केस कब है, जब आपने एसेट बहुत पहले खरीद ली थी। ठीक है, अब आपके साथ मैं यहाँ पर एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि अगर आपने अपनी एसेट को एक्वायर करा, मतलब यूज हुई हो, वो कैसे, लेस देन 180 डेज। अगर कोई एसेट एक्वायर और पुट टू यूज हुई, मतलब कितना है, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में यूज हुए 180 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है। किसी एसेट को किसी फाइनेंशियल ईयर में यूज हुए 180 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उस एसेट पे डेप्रिसिएशन जो है वो किस रेट से लगेगा, हाफ रेट से लगेगा। किस रेट से लगेगा, हाफ रेट से लगेगा। इफ एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट व्हाट, हाफ द ओरिजिनल रेट। मतलब कि अगर 10% लगना था तो कितना लगेगा, 5 लगेगा। अगर 15 लगना था तो 7.5। अगर 45 लगना था तो 22.5। अगर 30 लगना तो 15। पर ऐसा कब, तो उसने कहा अगर एसिड क्या हुई हो आपकी, पुट टू यूज कब है उसका, लेस देन 180 डेज। ठीक है जी, तो पुट टू यूज देखेंगे, हाँ पुट टू यूज देखेंगे हम। एक्वायर तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पुट टू यूज उसका लेस देन 180 डेज है तो फिर आपका हाफ रेट से क्या लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है। 23 अगस्त वाला कैसे हमेशा हाफ रेट पर लगेगा, निकाल लो आप। लेस देन 180 डेज कब होंगे, मार्च के 31। भाई ऐसे देखो ना, अगर देखा जाए तो इसमें जो आपकी डेट है वो निकल के आएगी आपकी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर के बाद की, या 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को या उसके बाद जो भी आपने एसेट खरीदी है ना, वो हमेशा 180 दिन कम ही यूज होगी। चेक कर लो आप, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 अक्टूबर को एसेट खरीदी आपने आज से यूज करना चालू कर दिया, तो आप देखो वो कितने दिन यूज हो पाएगी। तो अक्टूबर के कितने दिन बचे, अक्टूबर के आपने कितने महीने दिन उसको यूज करा, 5 से यूज कर रहे हो आप, तो 4 दिन ही तो यूज नहीं हुए। तो अक्टूबर के आपने यूज कर लिए 27 डेज। एक एसेट आप खरीद के लेके आए 5 अक्टूबर को, इसी दिन से आप उसको यूज कर रहे हो, तो अक्टूबर के कितने दिन आपने उसको यूज करा, 27 डेज यूज करा ना उसने आपने उसको। अरे हाँ या ना, क्लियर है ये? हाँ जी, कैसे? हाँ, 4 दिन तो यूज नहीं करी, 1 2 3 4 5 से तो यूज कर ही रहे हैं ना उसको, तो 31 में 4 दिन यूज नहीं करी, कितने हुए, 27 डेज हुए। उसके बाद अगर हम बात करें नवंबर के कितने
30 दिन यूज करे होंगे नवंबर के आपने, दिसंबर के आपने 31 दिन, जनवरी के आपने 31, फैब के इस बार आपके हो जाएंगे कितने 29, ठीक है, और मार्च के कितने, चेक कर लें कितना आ रहा है टोटल ईयर। ये 183 आ रहा है ऐड करने पे, कर लो आराम से कर लो। $27 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31 कितना आ रहा है ये? क्या ये लेस देन 180 डेज नहीं है क्या? अगर अब आप मेरी बताएंगे, अगर मैंने कोई एसेट 4 अक्टूबर को यूज करी होगी तो मैंने कितने दिन उसको यूज कर लिया? कर लिया ना? क्या लेस देन 180 है क्या? नहीं, पूरे 180 डेज यूज कर लिया। अगर मैंने किसी एसेट को 3 अक्टूबर को खरीदा तो 181 डेज हो गया वो। समझ में आ रहा है? हाफ रेट से कब लगेगा? जब एसेट पुट टू यूज है, क्या लेस देन 180 डेज। इसका मतलब कि एक डेट याद रख लो ना यार आप, बस सिंपल सी, क्या याद रखना है हमें? डेट याद रखना है बस, आया ना? मतलब अगर कोई एसेट 5 अक्टूबर को या उसके बाद क्या हुआ है, पुट टू यूज हुआ है, 5 अक्टूबर को या फिर उसके बाद पुट टू यूज हुआ है, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो किस रेट से लगने वाला है? आधा लगने वाला है। हाफ रेट से क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा उसका। ये चीज क्लियर है? इफ द एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ये लिखा हुआ है आपके में, ठीक है? वो 30 में देखोगे ना आप, तो 30 में वहां पे लिखा हुआ होगा। 180 दिन की बात कहीं पे लिखी हुई है, वहां पे दिख रही है 80 पॉइंट, सी पॉइंट में लिखा हुआ है ना वो। ठीक है जी, इसमें नहीं, इस वाली में बोल रहा हूँ, पीजीबीपी वाली शीट में। इसमें तो दूसरी तरीके से कुछ लिखा हुआ है, इसमें देखना है आपको। यहाँ पे 30 सेक्शन 30 में तो हाफ ही तो हुआ। 50% का मतलब क्या हुआ? हाफ ही तो हुआ वो। ठीक है जी सर, अब आप हमें क्वेश्चन कराएं इसके रेस्पेक्ट में। मैंने कहा जी आओ, बिल्कुल आओ सर, हमें समझ में आ गया ये, ठीक है चलो देखते हैं। करें जी। ओपनिंग WDV ये है कितनी? 2 लाख। ये जो आपने खरीदा है, ये वाली एसेट, ये आपने एक्वायर और पुट टू यूज करी है कब? आपने 8 अक्टूबर को। कब खरीदी आपने? ये 1 अक्टूबर को। मतलब कि ये जो परचेज है ये कब करी आपने? 8 अक्टूबर को। तो पुट टू यूज भी क्या होगा इसका? लेस देन 180 डेज, क्योंकि 5 अक्टूबर को या फिर उसके बाद कोई भी एसेट खरीदी है और पुट टू यूज अगर है उसका, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी रेट से लगेगा? हाफ रेट से। सर 5 अक्टूबर से पहले ही खरीद ली थी, पर पुट टू यूज 8 को करी है, तब भी हाफ ही लगेगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं? पुट टू यूज देख रहे हैं। अगर आपका पुट टू यूज मतलब कि आपने उस एसेट को अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल में लिया है, तो फिर हाफ रेट से क्या लगेगा? आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है? ये समझ में आई ये बात? ठीक है। परचेज आपने कब करी है? परचेज करी है आपने 8 अक्टूबर को, और पुट टू यूज भी कब है आपका? 8 अक्टूबर को ही है। कितने की खरीदी आपने? ये 6 लाख की खरीदी है। कितना हो गया ये? 8 लाख। मान लेते हैं इस बार की जो सेल है आपकी कितनी है? वो निल। तो आपकी ये कितनी आ गई? 8 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाएं? वेरी गुड, समझ में आएगा? इस 8 लाख में 2 चीज छुपी हुई है। 2 लाख तो पुरानी वाली है और 6 लाख नई वाली है, लेटेस्ट वाली। तो आधी रेट से किस पे लगना चाहिए? अरे इस पे तो लगना चाहिए बस, क्योंकि यही एसेट ऐसी है जो कि पुट टू यूज कैसी है? लेस देन 180 डेज। समझ में आए क्या? तो यहाँ पे आपका 2 डेप्रिसिएशन निकलेंगे। कैसे कैसे? 2 लाख पे तो आपको पूरा 10% और 6 लाख पे आपको कितना? ओरिजिनल रेट का हाफ 50%। तो 10% का 50% कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे कर लें 10% इंटू 50%।
ठीक है जी, ऐसे याद रख लें आप, चाहे तो आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा 50,000। 50,000 ही आ रहा है क्या अभी भी? ठीक है जी, कोई दिक्कत क्या इसमें? क्लियर है ये चीज़? चलो सर एक और केस करवाओ। ठीक है, ओपनिंग WDV कितना है आपका? आपका जो ओपनिंग WDV है वो है 2 लाख रुपए। आपकी जो नई परचेज है वो कितनी है? 6 लाख रुपए। ये कब खरीदा है आपने? 8 अक्टूबर को ही खरीदा है। और पुट टू यूज कब का है आपका? 8 अक्टूबर का है। कितना हो गया? 8 लाख। सेल कर दी आपने 3 लाख की, बचा कितना? 5 लाख। अब बताओ इस 5 में से 2 कौन और 6 कौन? व्यू सही है आपका? हाँ जी, इधर तो हम पहचान पा रहे थे कि 2 लाख तो वो, 6 लाख ये, तो 2 पे पूरा, 6 पे आधा। अब इधर बताओ 3 लाख पे 3 लाख पे क्यों? 3 लाख तो बेच दी ना। अच्छा, प्रोपोर्शन निकाल दिया आपने, मतलब ऐसा कर रहे हो आप? चलो, तो यहाँ पर आप बात सुनेंगे। ये जो अमाउंट है, सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि कौन सा वाला है? ये नया एसेट वाला है। कितना है ये नया एसेट वाला अमाउंट है। कितना है ये नया एसेट वाला अमाउंट है। तो पूरा का पूरा 5 लाख कौन सा है? ये 6 लाख वाला है। 5 लाख मतलब इस पे पूरा का पूरा कितनी रेट से लगने वाला है? हाफ रेट से लगने वाला है। ये जो आपका अमाउंट बचे, इसे आप टोटली डिवोट कर दें किसके लिए? न्यू एसेट के लिए। टोटली डिवोट कर दें आप इसको किसके लिए? न्यू एसेट के लिए। ठीक है जी। सर एक और केस बताइए। चलो, 2 लाख एक्वायर तो कर ली थी आपने इसको 5 अगस्त को, पर पुट टू यूज कब कराया आपने? 5 अक्टूबर को या फिर उसके बाद। तो अभी भी क्या लगेगा? हाफ रेट से ही लगेगा, क्योंकि मेन तो हमें क्या देखना है? पुट टू यूज ही देखना है। ठीक है, कितनी हुई है? एसेट जो आपने बेची है वो बेची सिर्फ आपने 1 लाख की। कितना बचा? 7 लाख। अब आप बताइए कैसे क्या करें? इस 7 लाख में से पहले तो आप नया वाला अमाउंट ढूंढो। तो 6 लाख तो पूरे के पूरे इसमें है। अब भी कुछ बच रहा है क्या? हाँ, 1 लाख। वो कौन सा है? वो पुराना वाला है। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट किसको डिवोट कर दें आप? नए वाले को डिवोट कर दें आप। ठीक है, तो 6 लाख पे किस रेट से? हाफ रेट से, मतलब 5%। और 1 लाख पे किस रेट से? 1 लाख पे 10% से। क्लियर है ये? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। अब इन सारे केसेस में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बेचने बांटने के बाद, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपका, ठीक है ना? इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है सारे क्वेश्चंस में कि इवन इफ यू आर सेलिंग एसेट, यहाँ पर आपके पास क्या बच रही है? वैल्यू बच रही है। हाँ या ना? एक चीज आप मेरी बात मान लेंगे, ये हटा दूं मैं? फोटो ले लो उसकी। देखो, क्वेश्चंस की जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे मैं कवर करूंगा आपके साथ। ठीक है ना? ठीक है, चलो हटा दें इसको। ठीक है जी, चलो अब हम आगे देखते हैं। डेप्रीसिएशन कब लगेगा? तो डेप्रीसिएशन लगेगा कब? ये आपकी चल रही है यहाँ पे ओपनिंग WDV, ये आपका चल रहा है नंबर ऑफ एसेट्स। डिंग 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 डिंग। ये आपकी हुई परचेज। डिंग 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 डिंग। ये आपकी क्या हो गई? सेल। डिंग 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 डिंग। ये लेस हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, डेप्रीसिएशन कब लगेगा? जब आपके पास ये भी किसमें हो?
पॉजिटिव में और ये भी किस में हो, पॉजिटिव में। ठीक है जी, मतलब वैल्यू का होना भी जरूरी है और नंबर ऑफ एसेट्स का होना भी जरूरी है। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो ही क्या लगेगा आपका, डेप्रिसिएशन। ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो ही क्या लगेगा आपका, डेप्रिसिएशन लगने वाला है। सर अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो, अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या आएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। क्या आएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, क्या आने वाला है आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों, ये क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट। क्या है ये, डेप्रिशिएबल एसेट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपका जो ब्लॉक है वो वैल्यू से क्या हो चुका हो, खत्म को हम क्या बोलते हैं, सीज। तो अगर आपका ब्लॉक जो है वो वैल्यू से क्या हो गया हो, सीज। अगर ये 0 आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए तो ब्लॉक खत्म। अगर ये क्या आ जाए, 0, नेगेटिव तो नहीं आएगी ना। 4 एसिड है, मैंने 5 बेच दी। ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास कुल मिला के 4 एसिड थी, मैंने 5 बेच दी तो नेगेटिव में आ गई मेरे पास में। तो ये तो कभी नेगेटिव में आपका नहीं आ सकता, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात, हाँ या ना। तो इन दोनों में से अगर एक भी चीज क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर ये 0 के साथ साथ अगर नेगेटिव भी हो जाता है तो आपका डेप्रिसिएशन उस केस में नहीं निकलेगा। उस केस में क्या निकलेगा, फिर WDV निकलेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि डेप्रिसिएशन निकलेगा ही नहीं? तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझें, गेन और लॉस दोनों होंगे ना, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ओपनिंग में WDV थी आपके पास 1 लाख की और कितनी एसेट थी, 2। इस साल आपने खरीदी है 5 लाख की नई एसेट, कितनी खरीदी आपने, 2। कितनी हो गई है, 6 लाख, और नंबर ऑफ एसेट कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। ठीक है, आपने बेच दी है कितने की, मैं क्या ले रहा था, हाँ, आपने 7 लाख में बेच दी और यहाँ पर आपके पास जो एसेट है आपने सिर्फ 3 एसेट बेची हैं आपने, तो यहाँ पर एसेट तो एक बच गई और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव का 1 लाख। अरे हाँ या ना, क्या नेगेटिव के 1 लाख पे हम डेप्रिसिएशन मांग सकते हैं क्या? अभी तक हम डेप्रिसिएशन लगाते थे, अब इनकम टैक्स वाले से मांगेंगे तू दे हमें डेप्रिसिएशन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वैल्यू ही आपकी नील है तो हम डेप्रिसिएशन लगाएं किस पे, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए यहाँ पे अगर वैल्यू खत्म तो इस केस में क्या आएगा आपके पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गेन आएगा ना सर, अब गेन है कि लॉस, 6 लाख की चीज आपने कितने में बेच दी, 7 लाख में, तो क्या आ गया आपका, गेन आ गया ना। अरे हाँ है ना, गेन आया नहीं आया, 6 लाख की चीज अपन ने कितने में बेच दी है, 7 लाख में बेच दी है, तो गेन आया आपके पास। कौन सा गेन है ये, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, दूसरा केस हम देखें यहाँ पे, एक लाख की 2 आपके पास पहले थी, 5 लाख की 2 आपके पास अब आई, 6 लाख की कितनी हो गई, 4 एसेट्स हो गई। आपने यहाँ पे चारों की चारों एसेट बेच दी कितने में, 4.5 लाख में। कितने में बेच दी, 4.5। एसेट बची क्या कुछ, पर ये तो बच रहा है, तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, पहली चीज तो क्या, डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, क्यों, दोनों में से दोनों होना कंपलसरी है। और दूसरी बात, जब तुम्हारे पास एसेट ही नहीं है तो किस बात का डेप्रिसिएशन मांग रहे हो तुम, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या निकलेगा इस केस में, लॉस। क्यों, क्योंकि 6 लाख की चीज आपने सिर्फ 4.5 लाख में बेच दी, तो 1.5 लाख का क्या हुआ आपको, लॉस हुआ है। क्लियर है ये। तो ऐसे हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स पे क्या निकालते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या क्या देखा है पूरे टॉपिक में, अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा आपका, इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द एसेट एंड यू आर यूजिंग दैट एसेट फॉर बिजनेस पर्पस, उस एसेट का पुट टू यूज होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमने 4 क्लास देखी आपकी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग 3 टाइप की है, घर वाली, रेजिडेंशियल और फैक्ट्री, 5%, 10%, 25%। फर्नीचर एंड फिटिंग 40, मैं 25 बोलता हूँ, 40। फर्नीचर एंड पिक्चर्स 10%, इंटेंजिबल 25, प्लांट एंड मशीनरी में जनरल तो वैसे 15,
ठीक है जी। पर अगर क्या है आपके पास एरोप्लेन वगैरह, एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट्स है, बुक्स हैं आपके पास, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब है, तो इन पे कितना 40% लगेगा। और मोटर कार में आपको देखना है कि वो हायर के लिए यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो पहला केस, अगर 1 अप्रैल 1990 को या फिर उसके बाद अगर आपने एक्वायर करा है तो 15% की रेट से लगेगा। पर अगर आपने उसको एक्वायर करा है 23 अगस्त से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में और आपने उसको पुट टू यूज़ भी कर लिया है तो फिर 30% की रेट से डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अगर आप उस कार को यूज़ करते हो रनिंग टाइम ऑन हायर के केस में तो फिर क्या होगा, वैसे 30% है, पर अगर आपने उसको खरीदा है कब, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, और पुट टू यूज़ भी है तो कितना लगेगा, 45%। ठीक है। मैं एक केस पूछ रहा हूँ आपसे, मोटर कार जो रनिंग टाइम ऑन हायर वाली है वो आपने एक्वायर करी है 25 अगस्त 2019 को, 25 अगस्त 2019 को, पर उसका पुट टू यूज़ जो है वो है 5 अक्टूबर 2019। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो कितनी लगेगी। देखो मोटर कार है, आप उसको यूज़ कर रहे हो किसके लिए, हायर पर्पस के लिए। ठीक है। एक्वायर तो कब करी आपने, 25 अगस्त 2019 को, और जो पुट टू यूज़ है आपका वो कब का है, आपका वो है आपका 5 अक्टूबर 2019। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोटर कार पे किस रेट से डेप्रिसिएशन लगने वाला है। सबका आंसर यही है। मोबाइल नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ। चलो मोटर कार किसके लिए यूज हो रही है, हायर के लिए। एक्वायर कब करा आपने, कर लिया ना, क्या 31 मार्च 1 अप्रैल 2020 से पहले यूज कर लिया, तो रेट क्या लगेगी भाई, आप बताओ ना क्वेश्चन के हिसाब से। आप मुझे बताओ इस पे रेट क्या लगनी चाहिए। अगर वैसे ही नॉर्मल पूछूं मैं आपसे, इस पे रेट क्या लगेगी, किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 15% से। क्यों 15% क्यों, क्या ये मोटर कार है, हाँ है। क्या हायर के लिए यूज नहीं कर रहे इसको, नहीं कर रहे, कर रहे हैं, तो फिर 15% कैसे, 30% लगेगा। चलो 30% क्यों, क्योंकि 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के आपने एक्वायर नहीं करा इसको, कर लिया ना एक्वायर। कब करा आपने, 25 अगस्त को। 25 अगस्त किसके बीच में आता है, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। क्या पुट टू यूज जो है वो भी हो गया इस ड्यूरेशन में, तो किस रेट से लगेगा, बता दिया उन्होंने, 45 की रेट से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो मैं समझ गया, हो गया 45। पर ये पुट टू यूज कब हुई है, तो किस रेट से लगेगा फिर, पुट 5 अक्टूबर, लेस देन 180 डेज है ना, तो किस रेट से लगेगा, अरे इसकी हाफ हो जाएगी ना, तो 45 जो लगनी चाहिए थी वो 45 में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मतलब किस रेट से लगेगा, 22.5% की रेट से क्या लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है। अगर ये पुट टू यूज हो जाती 5 अक्टूबर से पहले तो पूरा 45% लगता, अगर 4 अक्टूबर को भी यूज करो तो पूरा 45। अरे हाँ इधर हो रहे हैं 179, ठीक है ना, 5 अक्टूबर में हो रहे हैं, 4 अक्टूबर को आप काउंट कर लें 189 हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं पूरे। सब में एप्लीकेबल, अभी हमने लिया ना 10% वाली रेट ली थी अभी एग्जाम्पल में, सब में ही एप्लीकेबल है वो। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया तो सही, 10% लिया था, 10 में लगाया, 5 में लगाया। भाई फर्नीचर इंटेंजिबल एसेट हो तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, सबके लिए ही एप्लीकेबल है। पर क्या है, पुट टू यूज क्या हो आपका, लेस देन 180 डेज, और वो भी याद करने की जरूरत नहीं। अब तो आपको मैंने एक डेट बता दी, आपको ये याद कर लो
5 अक्टूबर को या फिर उसके बाद अगर कोई भी एसेट क्या है पुट टू यूज, तो कैसे लगेगा, हाफ रेट से लगेगा। ये सिर्फ इसी साल के लिए है। क्यों? क्योंकि फैब में 29 दिन आ रहे हैं, अगले साल ही डेट क्या हो जाएगी, 4 अक्टूबर हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे 3 अक्टूबर के बाद से कोई भी एसेट खरीदी है, ठीक है, या 4 अक्टूबर को या उसके बाद से। समझ में आ रही है बात ये? तो कितना लगेगा इसमें, 22.5। ये आप किसी भी एसेट के लिए ले लो। अगर मैं यहाँ पे बुक्स ले लूँ, बुक्स आपकी पुट टू यूज कब है, 5 अक्टूबर 2019 के बाद, तो कितना लगेगा, 20%, क्योंकि बुक्स पे कितना है, 40%। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना? चलिए, अभी तक हमने आपका ये देखा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस पे लगेगा, आपका WDV पे लगेगा। पर एक कंपनी है आपकी जिसको हम बोलते हैं क्या, पावर सेक्टर यूनिट, जो बिजली विभाग वाले हैं, वो अगर चाहें तो डेप्रिसिएशन को SLM बेसिस पे भी क्लेम कर सकते हैं वो लोग। ठीक है जी, क्लियर है ये? चलो, तो अभी तक तो हमने नॉर्मल देखा है ये सारी चीज़ें। अब आपके पास एक सेक्शन आता है जिसका नाम है सेक्शन 32(1)(2)A, सेक्शन 32(1)(2)A, सेक्शन 32(1)(2)A। ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल सी चीज़ बोल रहा है। अगर आप इस साल मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 1920 में कोई एडिशनल मशीनरी खरीद के लेके आए हो, क्या लेके आए हो आप, एडिशनल मशीनरी खरीद के लेके आए हो। सर कौन कौन, मैं भी ले आऊँ क्या? नहीं, 2 लोगों के लिए बोला गया है, या फिर तो आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, या फिर क्या हो, आप प्रोड्यूसर हो ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। मतलब कि नई मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी किसके द्वारा लाई गई हो, किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर किसी प्रोड्यूसर के द्वारा। अच्छा, किसका मैन्युफैक्चर, कोई भी आर्टिकल बनाओ, कोई भी थिंग बनाओ। क्लियर है क्या ये? अरे हाँ या ना? तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड बाय लेके कौन आया है, मैन्युफैक्चरर, या फिर कौन, या फिर पावर सेक्टर यूनिट आपकी। ठीक है, पर पावर सेक्टर यूनिट इसमें तब ही आएगी अगर वो डेप्रीसिएशन जो है वो किस पे क्लेम कर रही हो, WDV पे क्लेम कर रही हो। किस पे कर रही हो, WDV पे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई डेप्रीसिएशन जो है वो हमें कैसे मिलेगा, WDV पे मिलेगा या SLM पे मिलेगा। तो हमने कहा जी WDV पे। ठीक है, तो पावर वाले बोले हमें, तो उनको कहा हमने ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो WDV से ले लो, तुम चाहो तो SLM से ले लो, लेकिन बाकी सबको तो WDV से ही लेना पड़ेगा। क्लियर है ये? बाकी सबको WDV से, इनके पास ऑप्शन है या फिर तो WDV से या फिर SLM से। अब हम एक लेके आए सेक्शन, उस सेक्शन का नाम क्या है, 32(1)(2)A। 32(1)(2)A ने क्या बोला आपको, अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हो, क्या लेके आए हो आप, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सर कौन कौन, कोई भी ले आए क्या? नहीं, सिर्फ 2 लोग। एक तो कौन है आपका, अगर आप लोगों का बिजनेस किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आप लोग क्या हुए, मैन्युफैक्चरर हुए या फिर प्रोड्यूसर हुए। सर क्या मैन्युफैक्चर करना है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखे हैं क्या? नहीं, कोई भी आर्टिकल बनाओ या कोई भी वस्तु बनाओ आप। ठीक है, एनी आर्टिकल ऑफ थिंग यू कैन मैन्युफैक्चर, यू कैन प्रोड्यूस। क्लियर है क्या ये? अरे हाँ या ना? और दूसरा हमने क्या बोला, पावर वाले। पर पावर वाले कब, अगर तुम डेप्रिसिएशन किस पे ले रहे हो, WDV पे ले रहे हो। अगर तुमने SLM पे लिया तो फिर हम तुम्हें इस लिस्ट में से काट देंगे, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा ये। ठीक है, पर कब मिलेगा तुम्हें, अगर तुम क्या कर रहे हो, WDV पे ले रहे हो। ठीक है, तो आपकी ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस केस में होगा क्या, जो अभी तक आपको जिस रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको, एडिशनल डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, जनरल रेट तो क्या है उसकी 15%, तो वो तो मिलेगी, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। पर अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हो अभी, जैसे कि क्या लेके आए हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हो, किसके द्वारा लाई गई है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और अभी हम कुछ शर्तें और बोलेंगे, अगर वो पूरी करते हो आप तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। किस रेट से, 20% से आपको और दिया जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत है क्या? चलो, शर्त क्या है इसमें, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है कितना मिलेगा आपको, 20% मिलेगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, जितने भी आपने परचेज करा है उसका। ठीक है, ये छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है? ये कितना मिलेगा आपको? 20% डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। ठीक है जी। सर मैं सेकंड हैंड मशीन ले आता हूँ, मेरे लिए तो न्यू है। नहीं, न्यू मशीनरी होनी चाहिए। सर फॉरेन से मंगवा लेता हूँ सेकंड हैंड मशीनरी। नहीं, न्यू मशीनरी होनी चाहिए। सर शिप खरीद लो, मशीन में तो आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। सर एयरक्राफ्ट खरीद लो। सर वेसल खरीद लो। नहीं नहीं, ठीक है जी। सर एक काम करते हैं, अपने घर पे ना एसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं, घर पे इंस्टॉल कर देंगे, उनको बोलेंगे हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, 20% से हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, दैट एसेट मस्ट बी यूज फॉर योर बिजनेस पर्पस। तो ये जो शर्तें आपकी लिखी हुई हैं, ये कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये पेज पलटोगे तो यहाँ पे लिखी हुई है। सच एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अवेलेबल, आपको नहीं मिलेगा। कब? अगर आप क्या लेके आए हो? ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी लेके आए हो। अगर आप क्या लेके आए हो? एनी मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। मतलब वो कहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए? आपकी फैक्ट्री में ही इंस्टॉल होनी चाहिए। ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी यहाँ पर नहीं चलेंगे। एनी मशीनरी, अच्छा नीचे लिखा हुआ है शिप एंड एयरक्राफ्ट, और एक ऐसी एसेट जिसपे आप ऑलरेडी कभी 100% डेप्रिसिएशन जो है वो पहले से क्या कर चुके हो, आप लोग क्लेम कर चुके हो। ठीक है, मान लो मैं कोई ऐसी एसेट लेके आ रहा हूँ जिसपे पहले से पूरा 100% डेप्रिसिएशन जो है वो लग चुका है, तो फिर उसको यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्लेम। समझ रहे हो ना? मतलब ये क्यों करा गया है? ये मोटिवेट करने के लिए करा गया है कि बिजनेसमैन क्या करे, बिजनेसमैन नई प्लांट एंड मशीनरी अपने बिजनेस में क्या करे, सेटअप करे। ठीक है जी। तो अगर आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? जो जनरल मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर आपने इस साल ही उसको एक्वायर करा है और आपने पुट टू यूज करा है तो आपको एडिशनल 20% से डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज? 20% से आपको डेप्रिसिएशन और ज्यादा दिया जाएगा। सर अगर मैंने पुट टू यूज इसको लेस देन 180 डेज कराओ तो फिर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब 20 की बदले अब कितना मिलेगा? आपको सिर्फ 10 मिलेगा। 20 के बदले, हाँ फर्स्ट ईयर के लिए ही होता है आपका ये। 20 का कितना मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। ठीक है जी। हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, कितना देंगे? 35% देंगे। तो 20 से 35, हाँ जी 35% देंगे। कब? अगर आप कुछ बैकवर्ड एरियाज में, मतलब ऐसे एरियाज में जो कैसे हैं बैकवर्ड एरियाज, ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई? क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स ऐसे डेवलप हुए हैं आपके, जैसे कि हम करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार वगैरह जो है आपके, ये बैकवर्ड एरियाज में आते हैं आपके। तो यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाता था, तो लोगों से कहा गया कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाओ। अब फैक्ट्री लगाएंगे तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी तो इंस्टॉल होगी, तो वहाँ पे इंस्टॉल होगी तो लोगों को 35% से क्या दिया जाएगा? डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। जनरल तो मिलेगा ही मिलेगा, 35 और देंगे हम आपको। कब? अगर आप इन स्टेट्स में क्या कर रहे हो, अपनी मशीन्स वगैरह को इंस्टॉल कर रहे हो। तो वहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ करंट ईयर परचेज। ठीक है, कहाँ पे लगाना है? नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में। कहाँ हो गए आपके? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल में। ठीक है सर, अगर ये हमारा पुट टू यूज लेस देन हुआ तो इस पर भी आधी रेट से लगेगा आपको, मतलब 35 का आधा परसेंट, 17.5%। क्लियर है ये? तो ये आपका सेक्शन है कौन सा? 32(1)(2)(a). ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में सर एक बार छोटा सा कुछ क्वेश्चन अगर करा दो तो हमें मजे आ जाए। चलो जी, चलिए यही ले लेते हैं हम, इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ओपनिंग WDV कितना है आपका? 1,02%। ये ब्लॉक किसका है? प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? प्लांट एंड मशीनरी का। इस पे अभी तक जो डेप्रिसिएशन है वो लग रहा है कितनी रेट से? 15%। 10% का होता है प्लांट एंड मशीनरी पर। ठीक है, कितनी रेट से लग रहा है? 15% से लग रहा है आपका। आपने इस साल एक क्या खरीदी है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। क्या खरीदी है आपने? न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है आपने। और ये आपने खरीदी कब है? एक्वायर एंड पुट टू यूज दोनों में एक ही डेट को ले रहा हूँ, और वो हम ले लेते हैं आपका 7 अगस्त 2019 को। 7 अगस्त 2019 को आपने एक एसेट खरीद ली है और पुट टू यूज भी कर लिया। ये क्या है? आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी।
या सिंपल आप बोले प्लांट एंड मशीनरी, न्यू तो वैसे ही हो गई ना, फिर खरीदी आपने इसी साल है इसको। मान लेते हैं ये आपने खरीदी है कितने में, 4 लाख में, तो एसेट कितनी हो गई आपके पास, और ये कितनी हो गई 3। कुछ सेल करी क्या सर, हाँ जी मान लेते हैं सेल कर दी आपने, कितने की, एक एसेट आपने बेच दी 50,000 की, तो आपके पास कितना आ गया 4.5, और ये 2। क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन किस पे लगाएं, सबसे पहले पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो किसका, न्यू वाले का, अरे हाँ या ना, सबसे पहले पूरा का पूरा अमाउंट किसको डिनोट करो, न्यू को। तो न्यू कितना मांग रहा है, सिर्फ 4 लाख रुपए, तो 4.5 में से अगर डेप्रिसिएशन निकाला जाए तो 4 लाख, अरे हाँ या ना, 4 लाख पे 15%, और डेप्रिसिएशन उस पे कितना, वो कितना बचा, 50 बचा बस, तो 50,000 पे भी 15%, क्लियर है ये, कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन आपका, इसका ऊपर वाला का 60,000 और इसका, ठीक है जी। चलो अब हम बात करें, क्या आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है क्या, अरे हाँ या ना, तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितने पे, 4 लाख पे। क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत क्या, अरे हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें, सर ये तो सिंपल वाला करवा दिया आपने, ठीक है, वो कितना भी आ रहा, मैंने अलग अलग निकाला है, इसको अलग ही दिखाओ तो अच्छा लगता है ये, प्रेजेंटेशन बेसिस पे, हाँ ठीक है ना, वरना इसमें ये मतलब वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। भाई इन्होंने इसको अलग रखा कि ये अलग है अपना, और फिर एडिशनल तो लगेगा ही लगेगा, हाँ इसको तो अलग अलग दिखाएंगे ना, बताता हूँ अभी क्यों, ठीक है। तो इसको मैं इनका पैटर्न ही वो बनवा रहा हूँ ना, इनका पूरा वही पैटर्न लेके चलो ना आपको, ठीक है। डेट सेम हो, हाफ पड़ेगा ना, हाफ रेट से लगेगा ना डेप्रिसिएशन, फिर कौन सी डेट सेम है, ये तो पुराना वाला है, इसको तो पूरा लगेगा ही लगेगा। न्यू परचेज कितना है, 4 लाख, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत, चलिए मैं यहाँ पर इसकी डेट चेंज कर रहा हूँ, और मैंने कहा ये आपने एक्वायर तो कर ली, कब, 6 अगस्त को एक्वायर कर ली, पर पुट टू यूज कब है आपका इसका, 5 अक्टूबर 2019 का, ठीक है, 5 अक्टूबर 2019, मतलब लेस देन क्या हो गए, ये 180 डेज हो गए। क्लियर है ये चीज, हाँ जी सर। ये पूरा कार्यक्रम ऐसे चला, बची कितनी वैल्यू, 4.5 की, 4.5 में से सबसे पहले किसको डिवोट करोगे, नई परचेज को, कितना है वो, 4 लाख, 4 लाख पे इस बार डेप्रिसिएशन जो है वो किस रेट से लगेगा, हाफ रेट से लगेगा, कितना लगेगा, 7.5%, और इस 50,000 पे पूरा 15%, तो इसलिए इसको अपन कंबाइन नहीं कर सकते। हाँ तो इनकी और इनकी डेट तो मतलब अलग ही होगी ना हमेशा ही, अगर 180 हो गया तो आप 4.5 पे निकाल दो पूरा, हाँ निकाल सकते हैं, पर मैं इनको एक ही पैटर्न बता के चल रहा हूँ, ये कंफ्यूज ना हो कि भाई इनको अलग करेंगे इनको अलग करेंगे, तो आप वही पैटर्न याद रखो अपना, कि इसमें से पहले पूरा अमाउंट किसका, नया वाले का, और रिमेनिंग पुराने वाले का, ठीक है जी। एडिशनल कितना मिलेगा, वैसे तो 20 मिलता है, पर पुट टू यूज कब है आपका, लेस देन 180 डेज, तो कितना हो जाएगा, ये भी 10% हो जाएगा। क्लियर है ये, चलो सर एक और आ जाओ, ये आप नोट कर रहे हो क्या, पहले वाले ही करी थी इसके, एक बार कर लो, जल्दी से कर लो, ठीक है। क्लियर है ये।